नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। गैरसैंण में सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और सत्र की शुरुआत राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण से होगी। और सत्र के लिए गैरसैंण पहुंच चुकी है राज्यपाल, सीएम और मंत्री, विधायक सब पहुंच चुके हैं। मंगलवार बुधवार को बता दें कि अभिभाषण पर चर्चा होगी। 4 मार्च को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बजट पेश करेंगे। तो आज ही से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और राज्यपाल गैरसैंण पहुंच गई हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और 11 बजे सत्र की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का अभिभाषण होगा। उस दौरान सरकार की क्या कुछ योजनाएं रही, सरकार के कामों के बारे में अभिभाषण में राज्यपाल बताएंगी। और 4 मार्च को इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बजट पेश करेंगे। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी क्योंकि बजट पेश होना है। इससे पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज ही सत्र की शुरुआत होगी। 11 बजे सत्र शुरू हो जाएगा। That will be listed in the website after. And when the magnitude and latitude is available, you need not to worry about anything. तो आज से बजट सत्र शुरू हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकित, राज्यपाल पहुंच गई हैं गैरसैंण? गैरसैंण पहुंच चुकी है और अब से थोड़ी देर में विधानसभा भवन में भी पहुंचने वाली हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी विधानसभा भवन में पहुंचने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और माना जा रहा है कि सदन के पहले दिन से ही विपक्ष अपना जो सदन के हंगामेदार रहने के आसार है और कई सारे मुद्दों को लेकर के विपक्ष आज सदन में उठाएगा। और पहले दिन की अगर हम बात करें दीपिका, तो आज राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। अब से थोड़ी देर में जो विधानसभा भवन में राष्ट्रगान होगा उसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल समेत जो तमाम मंत्री हैं, विधायकगण हैं, वो सभी उपस्थित रहेंगे। और इसके बाद फिर सुबह 11 बजे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य अपना अभिभाषण शुरू करेगी। और विपक्ष ने अपनी रणनीति ये तैयार करी कि जैसे ही अभिभाषण शुरू होगा उसके बाद से ही लगातार जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको उठाया जाएगा। राज्यपाल अपने अभिभाषण में जो राज्य सरकार की ओर से जो अब तक के कार्य किए जा रहे हैं, किस तरीके से बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार देने के लिए, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे अभी हाल ही में मुख्यमंत्री घसियारी जो योजना है महिलाओं के लिए, पहाड़ की महिलाओं के लिए, इन तमाम योजनाओं के बारे में अपने अभिभाषण में सदन को अवगत कराएगी। इसके अलावा भी जो कोरोना काल में सरकार ने किस तरीके से तैयारी करी, इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने में सरकार का किस तरीके से योगदान है, शिक्षा हो चाहे फिर अन्य क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही है, इन सभी को कहीं ना कहीं राज्यपाल अपने अभिभाषण में छूने की कोशिश करेगी। और 2 दिन इस अभिभाषण पर दीपिका चर्चा की जाएगी। और इस 2 दिन के अभिभाषण में चर्चा के बाद फिर 4 तारीख को बतौर उत्तराखंड के मुख्य वित्त मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 तारीख को उत्तराखंड का जो बजट है उसको सदन में पेश करेंगे। और माना जा रहा है कि जैसे पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री ने अचानक से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का एक अपने भाषण से सबको चौंका दिया था, तो माना जा रहा है कि इस समय भी चूंकि चुनावी वर्ष है तो इस समय भी मुख्यमंत्री कुछ न कुछ ऐसे घोषणाएं करके कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों को चौंका सकते हैं। या इस तरीके से सरकार की भी कोशिश रहेगी कि चुनावी वर्ष में हर एक वर्ग को कहीं ना कहीं खुश करने की इस बजट के माध्यम से सरकार कोशिश करेगी। तो बहरहाल अब 4 तारीख को बजट आएगा और आज से बजट सत्र की जो है वो शुरुआत होने जा रही है। जी अंकित, इसके अलावा क्योंकि विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है, क्या विपक्ष की तरफ से ऐसी भी कोई बात की गई है कि सदन का आज वॉकआउट किया जाएगा उसकी तरफ से?
देखिए दीपिका, अभी सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शांतिपूर्ण चलाने के लिए जब कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी तो विपक्ष ने यह आश्वासन दिया जरूर है विधानसभा को कि वो पूरा सहयोग करेंगे बजट सत्र को शांतिपूर्ण चलाने में। लेकिन चूंकि एक तो चुनाव है, दूसरा कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको कि विपक्ष आएगा कि अपने जो तर्कश है उसके तीर के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार को घायल करने की कोशिश करेगा। तो यही वजह है कि सदन से विपक्ष वॉकआउट करेगा या नहीं, या ये अभी बजट सत्र शुरू होने के बाद देखना होगा। लेकिन हंगामा जरूर विपक्ष जरूर सदन में करेगा और कहीं ना कहीं सरकार से ये जवाब मांगेगा कि बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। जो बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिसको सरकार हमेशा ये दावा करती है कि इसको बेहतर बनाया गया है, तो वहाँ पर, और इसके अलावा शिक्षा है, इसके अलावा जो उपनल कर्मचारियों की जो हड़ताल है, इन सभी बिंदुओं को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आज सदन में जमकर हंगामा करेगी। बाकी जो उसके वॉकआउट की जहाँ तक बात है वो सदन की शुरुआत होने के बाद ही देखना होगा कि विपक्ष ने क्या कुछ रणनीति तैयार करी है। जी, तो आज से जी सत्र की शुरुआत होने वाली है, हंगामेदार सत्र हो सकता है। चलिए अंकित, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट ली जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। गैरसैंण में आज से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया है कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शनिवार को भी चलेगा और इस संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सहमति बन गई है। रविवार शाम को कार्य मंत्रणा समिति और बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अब तक के कार्यों की जानकारी दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में त्रिवेंद्र सरकार के 18 मार्च को पूरे हो रहे 4 साल के उपलक्ष्य में सभी विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर मनाने पर भी चर्चा हुई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यक्रमों से जुड़ेंगे और संबोधित करेंगे। खबर देहरादून से है। बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस अभिभाषण के दौरान हंगामा कर सकती है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई हुई है और राज्य सरकार को किसी भी मसले पर छोड़ा नहीं जाएगा। कांग्रेस की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है। तो जनहित से जुड़े मुद्दों पर घेराबंदी करेगी कांग्रेस। उसमें बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस है। तो आज ही से सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बजट सत्र की शुरुआत 11 बजे से हो जाएगी और इस दौरान सत्ता पक्ष मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगा, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में। चमोली में विधानसभा के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा की बैठक हुई। सदन में होने वाले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण और सदन के संचालन से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। विधानसभा के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि कार्य मंत्रणा की बैठक में विधानसभा के कार्य संचालन, राज्यपाल के अभिभाषण और उसके बाद विधानसभा में संचालित होने वाली कार्यवाही को लेकर कार्य मंत्रणा की बैठक हुई है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में आज से खुल रहे यूनिवर्सिटी और कॉलेज। जी हां, क्योंकि कोविड-19 के नियमों का पालन करना सभी को अनिवार्य होगा। छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा, मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करते रहना होगा। ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि कोविड-19 नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। और अब बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज आज से खुल जाएंगे। छात्रों को विशेष तौर पर कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल समय समय पर करना जरूरी होगा। तो सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ आज से यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुले जा रहे हैं उत्तराखंड में और सभी छात्रों को, खास तौर पर कॉलेज यूनिवर्सिटी को ये आदेश, ये निर्देश दिए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरीके से कराया जाए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना शामिल है। तो इसके लिए पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है और उस गाइडलाइन के तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटी आज से खुले जा रहे हैं। तो आज ही से उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुले जा रहे हैं।
विशेष सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पालन करने के साथ आज ही से यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुल जाएंगे। छात्र कॉलेज पहुंचेंगे, यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और छात्रों को इस दौरान नियमों का पालन करना जरूरी होगा। एसओपी भी जारी की गई थी, इसके संबंध में गाइडलाइन भी जारी की गई थी और उसी गाइडलाइन के तहत अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुले जा रहे हैं। तो तैयारी पूरी कर ली गई है। विशेष तौर पर खास सावधानियों का ध्यान रखते हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी खोलने का फैसला सरकार की तरफ से ले लिया गया है और इस दौरान नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के जरिए 26 से 28 फरवरी के बीच कोलकाता में आयोजित हुए ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2021 में प्रतिभाग किया गया। आयोजन के दौरान पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के राज्यों नागालैंड, असम, मेघालय और अंडमान निकोबार आदि राज्यों के प्रमुख ट्रैवल एजेंट और बता दें कि टूर ऑपरेटर्स के साथ नेटवर्किंग की गई और साथ ही बंगाल के लोगों को आगामी चारधाम यात्रा और ग्रीष्मकालीन पर्यटन के लिए आमंत्रित भी किया गया। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि राज्य सरकार कोरोना काल के बाद राज्य के पर्यटन उद्योग के पुनरुत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में पर्यटन विभाग के जरिए देश भर में आयोजित होने वाले प्रमुख ट्रैवल मार्ट और प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया जा रहा है। इस आयोजन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व जनसंपर्क अधिकारी कमल किशोर जोशी ने किया। And when the longitude and latitude is available, you need not to worry about anything, and the GPS is having. खबर लक्सर से है, जहां खानपुर के जंगल में भीषण आग लग गई। आग में करीब बताया जा रहा है कि 25 बीघा जंगल खाक हो गया। 12 बीघा सरकारी जंगल और खेती में आग लग गई। खेतों में लगी आग से फसलों को नुकसान पहुंचा है। नुकसान हुआ है फसलों को और बताया जा रहा है कि 25 बीघा जंगल में आग लगी है, जिसमें से 12 बीघा सरकारी जंगल और खेतों में आग लग गई। भारी नुकसान हुआ है आग लगने से। लक्सर से जानकारी आपको दे रहे हैं कि खेतों में लगी आग से फसलों को नुकसान पहुंचा है, किसानों को नुकसान पहुंचा है। तो खानपुर के जंगल में बताया जा रहा है कि अचानक से भीषण आग लग गई और इस आग में काफी नुकसान भी हुआ है। कुल 25 बीघा बताया जा रहा है कि जंगल में आग लगी है और जलकर जंगल खाक हो गया है। तो इस 25 बीघा में 12 बीघा सरकारी जंगल जिसमें आग लग गई, वहीं खेती भी बर्बाद हो गई है आग लगने से। तो खेतों में लगी आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है, फसलों को नुकसान पहुंचा है। आगे बढ़ लेते हैं। हरिद्वार कांवड़ मेले की शुरुआत हो गई है। बता दें कि माघ पूर्णिमा के स्नान के बाद कांवड़ मेले की शुरुआत हो गई है। आज से यूपी से पहुंचने लगेंगे कांवड़ यात्री और मेला प्रशासन, जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। 11 मार्च महाशिवरात्रि पर कुंभ का पहला शाही स्नान होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि कांवड़ मेले की शुरुआत हो गई है। यूपी से कांवड़ यात्री के पहुंचने का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा और इसके लिए विशेष तैयारियां की गई है। मेला प्रशासन, जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तैयारियां तेज हो गई है और किसी भी कांवड़ यात्री को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए तैयारी खास तौर पर की गई है और इसी के दौरान महामारी का भी विशेष ध्यान रखने के लिए भी तैयारियां की गई है। तो हरिद्वार में कांवड़ मेले का शुभारंभ हो चुका है, कांवड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में यूपी से कांवड़ लेकर यात्री पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे। उनको हर सुविधा मुहैया कराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। संवाददाता शोभित वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शोभित, मेले का शुभारंभ तो हो गया, शुरुआत हो गई, लेकिन अगर प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो कैसी तैयारियां? बिल्कुल आपने ठीक कहा है, क्योंकि शिवरात्रि जिस तरह से नजदीक आती जा रही है तो हरिद्वार में कांवड़ मेले की भी शुरुआत हो गई है और जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार में पहुंचने शुरू हो गए हैं। अब जो है जो कांवड़िए हैं वो जल भर के और अपने शिवालय के लिए प्रस्थान करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कोरोना काल की वजह से पिछली बार जो कांवड़ मेला था वो स्थगित कर दिया गया था, इस वजह से इस बार ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है कांवड़ियों की। और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कड़े इंतजाम तो
है ही, क्योंकि कुंभ की तैयारियों के बीच में कांवड़ मेला शुरू हुआ है, तो कुंभ की तैयारियां भी लगातार चल रही हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम हरिद्वार में देखने को मिल रहे हैं। सीसीटीवी पर भी पूरे मेला नियंत्रण भवन और पूरे मेला क्षेत्र को कवर किया गया है। जी शोभित, कोरोना को लेकर किस तरीके की गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा, कैसे इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आपको बता दूं, क्योंकि कोरोना की वजह से जिस तरह से कांवड़ियों में, और ये कहा जा सकता है कि जो भीड़ को एक डर था कि कोरोना की वजह से मेले में जो श्रद्धालु कम पहुंचेंगे, वो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कोरोना की गाइडलाइन तो है ही, साथ ही ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि मेला प्रशासन ये कह रहा है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपनी कोविड की रिपोर्ट जो है वो साथ में लेके आए, तो ही उनको मेला क्षेत्र में आने दिया जाएगा। जी ठीक है शोभित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना बेहद अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हल्द्वानी में कृषि बिल के विरोध में धरने पर बैठे हैं किसान, और किसानों से आंदोलन खत्म करने को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बीजेपी कुमाऊं संभाग कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने देश के किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर उनकी हर समस्या का समाधान करने को तैयार है, जिसे विरोधी दल की पार्टी बिल पर किसानों को वर्गलाने के अलावा अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी हुई है। लिहाजा किसानों के आंदोलन को अपनी जमीन खो चुके विरोधी दल के नेता और कार्यकर्ता तमाम जगहों पर राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, और उनका कहना है कि किसानों के लिए केंद्र सरकार हर समय उनके साथ खड़ी है। गौरतलब है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार के 18 मार्च को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो वहीं सुरेश जोशी ने प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल को उत्साहजनक बताया। खबर हल्द्वानी से है। लालकुआं के हल्दूचौड़ शिवालिकपुरम में व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। हल्द्वानी में जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी पुलिस टीम तलाश कर रही है। इनके कब्जे से लूटे गए 1 लाख रुपए और लाइसेंसी रिवॉल्वर भी पुलिस ने बरामद की है। इस घटना में इस्तेमाल की गई कार और बाइक समेत तमंचे और 1 देसी रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। तो वहीं खुलासा करने वाली टीम को आईजी कुमाऊं ने 5000 रुपए का इनाम भी दिया है। और वही नियमित करने की मांग को लेकर उपनल कर्मचारी महासंघ लगातार आंदोलनरत है। वहीं कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने आंदोलनरत उपनल कर्मचारियों से आंदोलन समाप्त कर वापस काम पर लौटने की अपील की है। उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के प्रति सरकार संवेदनशील है। पिछले सालों में सरकार ने उपनल कर्मचारियों का मानदेय 2 बार बढ़ाया है। उपनल कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार ने हमेशा उनके पक्ष में फैसले लिए हैं। देहरादून से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार कुंभ के लिए एसओपी जारी की गई है। बता दें आपको, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट पर ही एंट्री मिल पाएगी, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने एसओपी जारी कर दी है। कुंभ मेला 2021 के लिए कोविड एसओपी जारी की गई है। श्रद्धालुओं को अब मेडिकल रिपोर्ट लानी होगी, और वो मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होनी जरूरी है। और अगर कोई सिम्टम किसी में देखने को मिलता है, पहले तो उसको एंट्री ही नहीं दी जाएगी अगर वो रिपोर्ट नहीं लाएगा। लेकिन अगर रिपोर्ट के बावजूद भी कोई सिम्टम्स आते हैं तो उनको वहां पर अलग से ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, क्वारंटीन भी किया जा सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि एसओपी जारी की गई है कुंभ मेले को लेकर। कुंभ मेला 2021 जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है, अंतिम पड़ाव पर तैयारियां हैं, लेकिन कोविड एसओपी भी जारी की गई है। श्रद्धालुओं को बताया गया है कि अब मेडिकल रिपोर्ट लानी होगी, तो मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, उसके बाद ही एंट्री दी जाएगी श्रद्धालुओं को। तो एसओपी इसके संबंध में जारी की गई, जिसमें तमाम बातें कही गई हैं। तो कुंभ का आगाज होने वाला है, चंद दिन बचे हैं कुंभ के आगाज होने में, लेकिन उससे पहले एसओपी भी जारी कर दी गई है। और एसओपी में कहा गया है कि हर श्रद्धालु को अपने साथ रिपोर्ट यानी कि मेडिकल रिपोर्ट लानी होगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने एसओपी जारी की है, जिसमें तमाम बिंदु, तमाम बातें कही गई हैं।
वहीं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्मध्वजा विधि विधान से स्थापित होने के साथ अखाड़े में महाकुंभ का आगाज हो गया है। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्मध्वजा का पूजन किया। हर हर महादेव के जयकारों के साथ धर्मध्वजा फहराई गई। कार्यक्रम में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि और मेला पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल रहे और इस दौरान ड्रोन से निगरानी रही। चप्पे चप्पे पर निगरानी की गई। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी स्थित चरण पादुका मंदिर प्रांगण में सुबह 8:30 बजे करीब पूजा अर्चना शुरू हुई तो संतों ने धर्मध्वजा का विधि विधान से मोरपंख, रुद्राक्ष की माला, तिलक, चंदन रोली से पूजन किया। इसके बाद संतों ने हर हर महादेव के जय घोष और बैंड बाजों की धुन पर धर्मध्वजा स्थापित की। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने कहा कि धर्मध्वजा अखाड़ों की धार्मिक पहचान है। मसूरी में आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा है कि बीजेपी की राज्य सरकार के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं है। इस सरकार ने जिला नियोजन का लगभग 700 करोड़ के बजट के बंदर बांट कर दिया है और सरकार ने शासनादेश जारी कर कहा था कि जिला योजना के बजट का 40% रोजगार परक योजनाओं के लिए होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि जिला योजना के तहत कितने लोगों को रोजगार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के जरिए कहने के बावजूद भी सरकार बता दे कि राज्य सरकार उत्तराखंड जिला नियोजन समिति के चुनाव नहीं करवा रही है और इन चुनाव की मांग को लेकर काफी समय से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार इनकी मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्द सरकार जिला पंचायतों के लोगों के जरिए की जा रही मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करेगी तब तक आम आदमी पार्टी इनके साथ खड़ी है और जरूरत पड़ी तो आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर आंदोलन करेगी और जनता मिलकर नए उत्तराखंड का निर्माण अगर करते। ये जो राज्य सरकार है इसने तो काफ़ी सारे घोटाले किए हैं। अभी जो वर्तमान में घोटाला प्रकाश में आया है वो ये है कि इन्होंने जिला नियोजन समिति के चुनाव न कराकर उस जिला नियोजन के 700 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं और सरकार ने एक शासनादेश भी जारी किया था कि जो जिला नियोजन का जो फंड है, जो बजट है, उसका 40% रोजगार परक योजनाओं में लगाया जाएगा। अब इससे दिक्कत ये आ गई है कि जो हमारी छोटी स्थानीय सरकारें होती हैं, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, इन्होंने जो काम करने थे वो काम नहीं हो पा रहे हैं और सरकार ने उस बजट की बंदर बाट कर दी है। तो अब आम आदमी पार्टी मांग करती है सरकार से कि वो बताए कि वो 40% जो शासनादेश जारी किया था कि ये रोजगार परक योजनाओं में पैसा लगाया जाएगा, उससे उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने रोजगार परक योजनाएं उन्होंने यहाँ पर लगाई हैं। या हाल ही में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 17 वरिष्ठ भाजपा नेताओं को सरकार में दायित्व सौंपकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। वहीं सीएम के इस फैसले का आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद का कहना है कि राज्य सरकार अब तक लगभग 100 राज्य मंत्री बना चुकी है और हर महीने एक राज्य मंत्री पर राज्य सरकार 1.5 लाख रुपए खर्च करती है और ऐसे में सभी राज्य मंत्रियों का एक महीने का खर्चा लगभग 1.5 करोड़ रुपए बैठता है। रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए तो पैसा नहीं है। आए दिन सड़कों पर कर्मचारी अपने वेतन भुगतान को लेकर हड़ताल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरी ओर राज्य सरकार अपने चहेते को राज्य मंत्री बनाकर उनके ऊपर पैसा पानी की तरह बहा रही है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी जो 17 और दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांटे हैं, तो देखिए कुल मिलाकर के 100 के आसपास राज्य मंत्री बना दिए गए हैं, दायित्वधारी बना दिए गए हैं और एक दायित्वधारी का खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपए का आता है महीने का। तो आप ये मान के चलिए कि हर महीने लगभग 1.5 करोड़ रुपया 1.5-2 करोड़ रुपया हर महीने इनकी जो चहेते हैं सरकार के या त्रिवेंद्र रावत जी के, उन पर खर्च किया जा रहा है, जबकि उस प्रदेश का जो प्रदेश अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा, जो प्रदेश में ज़्यादातर जो हमारे कर्मचारी हैं आए दिन हड़तालों पर हैं। अगर आप उपनल कर्मियों को देखें, अगर आप कोरोना वॉरियर्स को देखें, अगर आप सचिवालय कर्मचारियों को देखें या आप डॉक्टर्स को देखें, तो सभी लोग हड़ताल आए दिन करते रहते हैं। तो ये एक बात तो सीधी सीधी ये साबित हो जाती है कि अपने जो चहेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनको लाभ पहुंचाने के लिए
प्रदेश को गर्त में पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। और आप ये देखिए कि अब समय इतना कम बचा है, चुनाव में सरकार का इतना कम समय है और जाते जाते भी सरकार अपने चहेतों को ये चाहती है कि हर आदमी खुश रहे, जबकि जनता खुश नहीं है, जबकि अधिकारी खुश नहीं है, जबकि कर्मचारी खुश नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो चहेते हैं या त्रिवेंद्र जी के जो चहेते हैं वो खुश रहे, तो इनसे इनकी मंशा साफ दिखाई देती है और कहीं ना कहीं इनकी कलई खुलती है। ये जो निर्णय लिया गया है, 17 जो ये लोग बनाए गए हैं दायूधारी, ये एक उत्तराखंड के लिए तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रदेश में आपदाएं आ रही हो और जिस प्रदेश में काम नहीं हो रहा हो, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हो कि पैसा नहीं है, कहाँ से लाएं, और आप अपने चहेतों पर पैसा खर्च करने पर, जनता का पैसा खर्च करने पर लगे हुए हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप www.hindikhabar.com पर विजिट भी कर सकते हैं। नमस्कार।